तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैथमेटिक्स 2 का पेपर था आपका। आई होप आपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। और बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैं आपको इन चीज़ों को बता दूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आप इतने यूनिट को सही तरीके से आपने अगर तैयार कर लिया हो तो आप पेपर में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते थे। तो ये आप पेपर देख सकते हैं, इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो कि डायरेक्टली जो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके थ्रू ये इक्वेशन बनने वाला है क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि कोई भी टर्म अगर dx और dy दिया हो तो एक टर्म m होता है, दूसरा टर्म n होता है। इसके थ्रू आपको क्या करना होता है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है y के रिस्पेक्ट में और s के रिस्पेक्ट में, और उसके थ्रू आपको सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कंप्लीट किया होगा, यूनिट 1 को कंप्लीट किया होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से ही कंप्लीट हो जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर पास होने की जहाँ तक बात है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन 7 नंबर का और एक क्वेश्चन 7 नंबर का, टोटल कितने हो गए, 14 नंबर हो गए। यहाँ से 14 नंबर आपके हाथ में है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन भी आपका उसी टर्म में बनेगा जो कि बर्नौलीज इक्वेशन है उसके थ्रू, जो कि आपका पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के टर्म में होता है। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जो आपका फॉर्मूला होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, उसके टर्म में आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछला 14 नंबर क्वेश्चन और ये 7 नंबर, कितना हो गया आपके 21 नंबर हो गए। और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होगा। मैंने बताया था कि जहां भी कैपिटल डी रहे वहां पे आपको क्या करना है, स्मॉल एम पुट कर देना है और एम के वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अगर आप वहां तक भी सही प्रोसेस करते हैं तो कुछ खास नंबर यानी थोड़े बहुत नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके कितने नंबर हो गए, 28 नंबर यहीं पे आपके हो गए। तो जो भी स्टूडेंट अगर सही तरीके से यूनिट 2 यूनिट को कंप्लीट किया है तो वो स्टूडेंट भी यानी पास होने लायक तो लिख ही सकता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ओके, बाकी क्वेश्चन की मैं बात नहीं करूँ। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको पास होने के लिए सफिशिएंट है। तो आई होप आप लोगों ने इतना काम तो किया होगा, क्योंकि मैंने जितने भी मैथमेटिक्स के लेक्चर दिए हैं उसमें तो मैंने इन चीज़ों को तो डिस्कस किया है कि जहाँ जहाँ कैपिटल डी रहेगा वहाँ पे स्मॉल डी आपको स्मॉल एम लिखना है, अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देखा होगा तो। ओके, और यहाँ पे आपका जो एंगल बिटवीन फाइंड करना है ये तो वेक्टर वाला फॉर्मूला पे आपका बन जाएगा। और ये आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे बनाना था, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर का एक क्वेश्चन है 3rd नंबर, तो इसकी हम बात ना करें। लेकिन मैं अगर बात करूं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की, तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि हो सकता है गॉसेस या फिर स्टॉक या फिर जो आपका ग्रीन्स थ्योरम है उसके थ्योरम पे एक आध क्वेश्चन है। तो आपके देख सकते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं था, इंटीग्रेशन आपको कर देना था डाइवर्जेंस निकाल के। जो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर इंटू यूनिट नंबर वेक्टर इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम एंड डाइवर्जेंस ऑफ वी एंड एफ वेक्टर। तो उसके थ्रू आपको उसके वैल्यू को पुट करके, और जो इंटरवल आपका दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0a, y इज इक्वल टू 0b एंड z इज इक्वल टू 0c, इसके थ्रू आप गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पे निकाल सकते हैं। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, जितना प्रोसेस अगर आपने सही किया है उतने प्रोसेस को अकॉर्डिंग नंबर तो आपको मिलेगा, उतना तक तो नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ तक आपने आई होप कंप्लीट किया होगा। हाँ फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6 नंबर थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आप लोग के लिए, तो इन क्वेश्चन की तो बात ही नहीं करना है। और 6-7 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है मे बी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था। क्योंकि देखिए, जितना मैंने कराया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस चीज़ों को कंप्लीट कर लेते तो पास तो आप पहले दूसरे क्वेश्चन में ही हो गए। ओके, बात समझने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि 8 नंबर क्वेश्चन था, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे हमें एलिमिनेट करना था। पी और क्यू के टर्म में आपको इस इक्वेशन को लिखना था। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। बेसिकली यूनिट 3rd का ये क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, तो ये भी उसमें भी वही टर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल ये था कि इसमें तो आपको सी एफ निकालना था, साथ ही साथ इसका पी आई भी निकालना था। लेकिन इसमें सी एफ में जो फॉर्मूला होता है वो F1 F2 के टर्म में होता है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भास्ट नहीं कहेंगे हम। अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली 2 यूनिट जिसने भी तैयार किया था वो इस पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। मे बी आई होप आपका पेपर बेहतरीन हो। और पहली बात मैं बता दूं कि पेज भरने से मतलब नहीं होता। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि 2-2 3-3 सफर्मेटिव ले लेते हैं, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं रखना है। मेन बेसिकली आपको जितना क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है उतनी ही चीज़ें लिखनी है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए गलत साबित हो सकता है।
ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।